Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum. चलिए आज एज डिस्कस्ड वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. ठीक है, हम हमारा जो आज का नया टॉपिक है दैट इज ऑसिलेशंस. ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया लाइक इन डिफरेंट एरियाज ऑफ फिजिक्स, इन डिफरेंट एरियाज हमारे सिलेबस पे हमने उसकी एग्जाम्पल ज़रूर देखी है. ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ऑसिलेशंस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी देखेंगे. हमने पहले मैं बता दूं कि आपने ऑसिलेशंस एज एन एग्जांपल्स कहाँ देखा था. आपने ऑसिलेशंस को देखा था जब आप P3 के अंदर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे थे. तो सबसे पहला प्रैक्टिकल करवाया जाता है सिंपल पेंडुलम का. दैट इज द परफेक्ट एंड बेस्ट एंड एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशंस. ठीक है, लेकिन अगर कोर के अंदर बात करें, सिलेबस के अंदर बात करें, तो आप जब हम वेव्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेव्स को हम एक वेव्स के अंदर एक छोटा सा पोर्शन पढ़ते हैं जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ वेव्स की बात करते हैं. और हम बोलते हैं जनाब वेव की जो फॉर्मेशन है वो एक पार्टिकल के ऑसिलेशंस होती है. हम वेव्स को जो डिफाइन करते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, वहाँ पे विद द रेफरेंस ऑफ पार्टिकल कर रहे होते हैं. हम पार्टिकल की वाइब्रेशन, पार्टिकल की ऑसिलेशंस की बात कर रहे थे. तो एग्जैक्टली दैट मोशन या फिर एग्जैक्टली द पेंडुलम मोशन, हम उसको अब बहुत डिटेल में देखने जा रहे हैं कि इसके पीछे की साइंस है क्या बेसिकली. ठीक है, इसके पीछे का आपको जो नॉलेज चाहिए वो मैं बता दूं. इसमें नॉलेज क्या क्या रिक्वायर्ड है. इसमें काइनेमैटिक्स इन्वॉल्व है. लाइक वील बी कंसर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी. इसके अंदर डायनेमिक्स इन्वॉल्व है. लाइक हमें फोर्सेस का भी ख्याल रखना है, व्हाट फोर्सेस आर इन्वॉल्व. ठीक है, एंड फिर इस मोशन को हम तफसील से इसकी फर्दर जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो देखेंगे. एंड फिर इसके अंदर वेव मोशन इन्वॉल्व होता है. वेव मोशन एज एन वेव का चैप्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली इट हैज अ मोशन सिमिलर टू वेव, या वेव हैज अ सिमिलर मोशन टू ऑसिलेशंस. तो जो मैथमेटिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ बारीकियां हैं, कुछ वो जो है वो मैच करेंगी आपके पास जो वेव्स की थी. कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ चीज़ें, कुछ फिनोमिना आप एग्जैक्टली सेम देख रहे होंगे. So what is an oscillation? You're learning a combination of kinematics, forces and the waves. ठीक है, देखें मोशन को जब हम सर्कुलर मोशन पर पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आप हमारे पास जो मोशन है, द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी पार्टिकल, बेसिकली तीन टाइप्स के मोशंस होते हैं. एक होता है जिसको आप लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं, जिसको हम एएस की हद तक पढ़ते थे, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. लीनियर मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन हम उसको नाम देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन हम उसको नाम देते हैं. दूसरा हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था इन द फर्स्ट चैप्टर. एंड तीसरा हम ऑसिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले ऑसिलेशंस को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, पहले वो बात लिख लेते हैं. इसके अंदर क्या क्या नॉलेज इन्वॉल्व है, बेसिक्स इसकी क्या क्या है, जो बेसिक बातें हैं पहले वो लिखते हैं और उसके बाद फिर फर्दर डिटेल्स में जाते हैं इसके. अच्छा, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस चैप्टर द ग्रेविटेशन, ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा, आसान, मजेदार से. ठीक है, तो हमने कहा व्हाट ऑसिलेशंस आर. ऑसिलेशंस oscillations are small amplitude vibrations स्मॉल एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस. ठीक है, आप इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं. एनीथिंग दैट हैज अ वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन आर सिमिलर. अब ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन हम किसे कहते हैं, इट इज अ पीरियोडिक और एक और बात हम लिखेंगे टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, अच्छा, ये दोनों मिला करके ना एक ऑसिलेटरी मोशन जनरेट कर रहे हैं. टू एंड फ्रो मोशन आप किसे कह रहे हैं, एनीथिंग दैट इज मूविंग
फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट कंटिन्यूसली, ठीक है ना। वो ट्रैवल नहीं कर रहा लेफ्ट पे, वो लेफ्ट पे जा रहा है, वो राइट पे जा रहा है, वो लेफ्ट पे जा रहा है, वो राइट पे जा रहा है, दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। वो अप एंड डाउन हो रहा है, वो डायगनली कर रहा है मूवमेंट, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन अपनी मतलब ये जो वर्ड है ये अपने अंदर एक डिटेल रखता है, हम बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करते। पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन दैट रिपीट्स एग्जैक्टली इटसेल्फ लाइक द वे इट हैड बीन आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जैसा वो मतलब एग्जैक्टली वही मोशन पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, उसे आप पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। हम आपकी एग्जांपल में वेव्स आपने देखा है कि वो एग्जैक्ट एक वेव दूसरी वेव, ऐसा नहीं होता कि एक वेव डिफरेंट थी दूसरी वेव डिफरेंट थी, ठीक है ना। जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स बनती है वो एग्जैक्टली सेम बन रही होती है। तो एग्जैक्टली वही मोशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की है, हर दफा 2 सेकंड बाद, हर दफा 3 सेकंड बाद, हर दफा 10 मिनट बाद, हर दफा व्हाट्सएवर द टाइम इज वो रिपीट हो रहा है, उसे आप पीरियोडिक मोशन कह रहे होते हैं। तो ऑसिलेशन इज बेसिकली अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीकली वीक्स आर पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना, 7 दिन बाद फिर मंडे आ जाता है, ठीक है। ईयर इज अ पीरियोडिक मोशन, 12 महीने बाद फिर जनवरी आ जाता है, तो दैट इज द दैट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा ना, एक चीज जो हम लोगों ने बेसिक से पढ़ी की भी कि एवरी मोशन रिक्वायर्स अ फोर्स, मतलब फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ द मोशन, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हम फोर्सेस इन्वॉल्व इस तरह करते हैं, हम कहते हैं बैलेंस फोर्सेस थी। अगर एक्सेलरेटिंग डिसेलरेटिंग मोशंस होते हैं तो हम बताते हैं कि जनाब एक रिजल्टेंट फोर्स थी इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट दी डायरेक्शन, एक अलग कहानी थी। सर्कुलर मोशन पे हम जब बात कर रहे थे तो हमने बोला था यहाँ पर भी सारा दारोमदार एक फोर्स पर है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हमने स्पेसिफिकली नाम दिया था वहां पे। यहाँ पर भी दारोमदार एक फोर्स के ऊपर है, मतलब ये जो मोशन है अनटिल एंड अनलेस वो फोर्स एग्जिस्ट ना करे ये ऑसिलेशंस नहीं हो सकती। लेकिन इस दफा इस फोर्स का नेचर अब तक की जितनी पड़ी जाने वाली फोर्सेस है सबसे डिफरेंट होगा। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना इन मैग्नीट्यूड ना इन डायरेक्शन, लेकिन एक अनबैलेंस फोर्स जरूर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज कॉज्ड बाय, जो मेजर इसका सेंट्रल आइडिया बनेगा वो एक फोर्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इट इज कॉज्ड बाय एन अनबैलेंस फोर्स। लाजमी तौर पे अनबैलेंस होगी फोर्स। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स तो मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन क्या है इसको थोड़ी देर में समझेंगे। डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशन, ठीक है। सो देयर इज अ फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर एन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, द रिजल्टेंट फोर्स causing oscillations is not constant, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑसिलेशंस की एग्जांपल्स पे बात करते हैं। सिंपल एग्जांपल तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम जो था वो हमारे पास एक सबसे आसान दर्जे की एग्जांपल है। लेकिन इसके अलावा एक स्प्रिंग मास सिस्टम इज अनदर गुड एग्जांपल। स्प्रिंग मास सिस्टम किसे कह रहा हूँ, स्प्रिंग मास सिस्टम में आपके पास 2 से 3 एग्जांपल, दो तो एटलीस्ट बन जाती हैं। सिंपल एग्जांपल पे मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, एंड स्प्रिंग से मैंने एक मास अटैच कर रखा हुआ है, इट्स ऑलरेडी स्ट्रेच्ड, ठीक है, एंड ये एक जगह पे स्टेशनरी है फॉर एग्जांपल। अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा यहाँ से तो आई विल बी ऑब्जर्विंग अ टू एंड फ्रो मोशन अप एंड डाउन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ऐसा भी हो सकता था कि मेरे पास यही स्प्रिंग्स, 2 स्प्रिंग्स होते जिसमें आप रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगी, एंड यहाँ 2 स्प्रिंग्स लगे हुए होते, बीच में ऑब्जेक्ट होता, मैं इसको लेफ्ट राइट के ऊपर ऑसिलेट करवा सकता, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर बात करें तो मैं इसकी एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूँ। इसकी एग्जांपल्स में एक मैंने लिखा सिंपल पेंडुलम,
ठीक है। एक मैं लिख रहा हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम, चलिए जी। तो हम लिख रहे थे इसकी एग्जांपल्स, मैंने कहा सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, और एक मजेदार सी एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे। मजेदार वाली एग्जांपल है टाइडल बिहेवियर, एक रियल लाइफ एग्जांपल आ गया। मतलब ये दोनों भी रियल लाइफ नहीं थी, लेकिन समथिंग आउटसाइड द फिजिक्स लैब। टाइडल बिहेवियर जो है, आई होप यू ऑल नो व्हाट टाइडल बिहेवियर इज। पानी का उतार चढ़ाव, ये बात आपने सुनी होगी कि द वाटर लेवल राइजेस एंड फॉल्स पीरियोडिकली। जनाब हम कहते हैं 12 घंटे बाद की टाइड आएगी, 12 घंटे बाद पानी चढ़ जाएगा, 12 घंटे बाद पानी लो हो जाएगा। दैट्स व्हाट टाइडल बिहेवियर इज। इट्स अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एक स्पेसिफिक 12 आवर्स का एक साइकिल होता है जिसमें वाटर लेवल राइज करता है एंड फॉल करता है। इसका एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये भी एक ऑसिलेटरी एग्जाम्पल, मोशन की एग्जाम्पल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब ये जो ऑब्वियस दिखने वाली ऑसिलेशंस हैं, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ऑसिलेशंस एक इम्पॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये सोचेंगे ऑसिलेशन सिर्फ विजिबली ऑसिलेट करने वाली चीजें, जैसे पेंडुलम हो गया, टाइडल बिहेवियर चले हो गया, इसमें नजर आएगा, नहीं। लेटर ऑन हमें एक चीज समझ में आएगी कि ऑसिलेशंस तो इवन कि मेरे घर की कंस्ट्रक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी। बिल्डिंग्स की, रोड्स की, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शंस में ऑसिलेशंस का एक कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। चले जी, अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जो टर्मिनोलॉजीज हम रेफर कर रहे होंगे बार बार, ठीक है, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम्स जो हमने यहाँ पे बनाए हुए। तो मैंने कहा हम टर्म्स एंड क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म रेफर करेंगे, दैट इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर रेस्ट पोजीशन। एवरी ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन रेस्ट, मीन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है, ये वो पोजीशन है जब जहां पे वो उस वक्त मौजूद है जिस वक्त इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया था, जिस वक्त इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस थी, जिस वक्त इसको ऑसिलेट नहीं करवाया गया था। ये जिस जगह पे मौजूद है वो इसकी मेन पोजीशन है। अगेन सिंपल पेंडुलम से बात करें तो आप पेंडुलम को थ्रेड से बांधा करते थे, बॉब को आप हैंग कर दिया करते थे। जब आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो वो जिस सिचुएशन के ऊपर मौजूद है, वो जिस वर्टिकल लाइन पे मौजूद है, दैट वर्टिकल लाइन वुड बी अ रेफरेंस, और उसको हम मीन पोजीशन कहेंगे। सिमिलरली अगर मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करूं जो कि वर्टिकली ऊपर नीचे जा रहा है, तो लेट्स से कि मैंने कहा जिस वक्त मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया था वो इस पोजीशन के ऊपर मौजूद था, एंड आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। अबाउट दिस पॉइंट, इसको इतनी अहमियत क्यों हासिल है? क्योंकि देखें बात ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट देखी जा रही है, द वेलोसिटी, द मैक्सिमम पोजीशन, सब इसके पॉइंट्स हम देख रहे हैं, ठीक है ना। सो द मीन पोजीशन, द रेस्ट पोजीशन इज द पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट अनडिस्टर्ब्ड हालत में मौजूद होता है। अच्छा, अब सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो मैंने कहा था कि ये मीन पोजीशन है, द सेंट्रल लाइन। मैंने स्ट्रिंग मास सिस्टम की बात की तो ये वाला सेंट्रल लाइन इसका मीन पोजीशन है, इसको यूजली जीरो पॉइंट से रेफर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज द मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको इक्विलिब्रियम या रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। रेस्ट इसलिए कि देखें जब फोर्सेस अल्टीमेटली ऑसिलेशंस खत्म होंगी तो वो उस पॉइंट पे आकर के रुकेगा। इक्विलिब्रियम इसलिए कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट।
इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फोर्सेस बैलेंस्ड होगी, ठीक है। दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रेफर कर रहे हैं, तो मेजर्ड फ्रॉम मेन पोजीशन, अगेन मेन पोजीशन से इसको मेजर करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, थिंग्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ वेव्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स नॉट हम लिखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड, जैसे हम वहां पे रेफर किया करते थे, देखा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है, सही है। अच्छा, एक्स इस पूरे चैप्टर में जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू का जिक्र होगा, क्योंकि चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, वेलोसिटी की बात करो, एक्सेलरेशन की बात करो, फोर्स की बात करो, एवरी क्वांटिटी इज फ्लक्चुएटिंग इन हियर, कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ऑसिलेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी मुसलसल पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी पीरियोडिकली चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी, फोर्स भी। तो ए इज एक्सेलरेशन, ए नॉट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वी इज वेलोसिटी, वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी, एफ को कभी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल एफ फोर्स, एफ नॉट मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज हम देखेंगे, पीरियड। पीरियड इज द टाइम पीरियड, ये था टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को जितना भी टाइम लग रहा है, ठीक है जी, वो। उसके बाद वी हैव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी ओवर इज 1/t, बहुत डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज सिमिलर टू दैट जो कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो लेवल से, ठीक है। एंड अमेजिंगली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी है, और सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब एक की रोल है, किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का एक की रोल है आपके पास, की रोल प्ले कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक और चीज़, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एक नए अंदाज से लिखेंगे, आई होप, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि इस चीज़ को हमने वहाँ डिस्कस किया था। इट इज सर्कुलर मोशन में, इट इज 2 पाई/t, तो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको, इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई f, ठीक है। 1/t तो मैंने f से रिप्लेस कर दिया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी इट इज एन θ/t, 2 पाई/t, या फिर 2 पाई f, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वेलोसिटी वगैरह ये सारी चीजें आपके पास आती रहेंगी। नाउ दीज आर द की फीचर्स, दीज वर द की फीचर्स जो हम लोग देख रहे थे। अब देखिए ऑसिलेशंस की, अगर इनमें इन जनरल में बात करूंगा ना, तो जिस तरह सर्कुलर मोशन में मैंने कहा था कि सर्कुलर मोशन कुड बी सच जिनको मैं मैथमेटिकली ट्रीट कर सकता हूँ, एंड सच जिनको मैथमेटिकली ट्रीटमेंट फिलहाल बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगी। हमारी मैथमेटिक्स हम रात, वो मैथमेटिक्स जो हम ए एस के लेवल तक, ए लेवल के तक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी ऑसिलेशंस को या ऑसिलेटरी मोशन को एक स्पेसिफिक ऑसिलेटरी मोशन में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस तरह हमने सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर फोकस कर रखा था, अब इस बात से डिनाई नहीं कर सकते ना आपके नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है, अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, रेडियस भी चेंज कर रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम उसकी मैथमेटिक्स तरफ नहीं गए थे, तो हम किसकी मैथमेटिक्स तरफ जाएंगे एज एन ऑसिलेटरी मोशन, हम जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो व्हाट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, पहले हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी कहानियां हैं वो मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन पे रहेंगी। तो मैंने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले डिफाइन कर लेते हैं।
अच्छा, ये वर्ड हार्मोनिक्स, आई होप आप रिकॉल कर पा रही होंगी इस वर्ड को। आपने पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स में, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स में एक पैटर्न पढ़ा था कि एक ऑसिलेशंस बन जाती है, फिक्स्ड ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो ऑफ अ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। कुड बी वर्टिकल, कुड बी हॉरिजॉन्टल, कुड बी लाइक दिस। तो वही हार्मोनिक्स वाला वर्ड यहाँ पर भी। तो हार्मोनिक इज रिलेटेड टू दी ऑसिलेशंस, ठीक है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि if the acceleration of an oscillating object is directly proportional object is directly proportional, one important factor, and inversely directed. It is said to perform is said to perform simple harmonic motion, SHM लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। इट इज सेड टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये फैक्टर थोड़ा सा समझना है, ठीक है। हमने कहा एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेट ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात, एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये तो बात मैंने लिखी नहीं, ठीक है, तो इस बात को तो हम लिखेंगे। चलिए जी, अब इनवर्सली डायरेक्टेड टू द डिस्प्लेसमेंट, टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। It is said to perform simple harmonic motion इस तरह का, ठीक है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, उसकी जो एक्सेलरेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, टू द डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी होगी, नेगेटिव में होगी, ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो whenever the displacement is positive, acceleration negative होगी। whenever the displacement is negative, acceleration positive होगी, ठीक है। always opposite in directed and in direction and directly proportional। जितना ज्यादा एक्सेलरेट, जितना ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंक्लूजन में एक बात तो ये समझ सकता हूँ कि जिस वक्त मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, उस वक्त मेरे पास एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, एंड जिस वक्त मेरे पास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मतलब हम इसको इस तरह लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। ये एक टर्म ऑफ रेफरेंस याद रखिएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट से बना दें x मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू a नॉट। a नॉट किसे कह रहा हूँ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा तफसील में समझेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो पहले इस मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अब डेफिनेटली यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे इसके प्रॉपर। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर। Now, what is this omega square? Omega is the angular frequency। किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो ऑसिलेटिंग बॉडी के फिजिकल फीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है।
फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें एक आध दो की ड्राइव भी करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कि अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम में लेंथ ऑफ द पेंडुलम अफेक्ट्स द टाइम पीरियड एंड इवेंचुअली अफेक्ट्स द एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। द स्प्रिंग मास सिस्टम में मास या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट अफेक्ट्स द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस एंड अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द आइडेंटिटी, जिस तरह हम वेव्स में पढ़ते थे फ्रीक्वेंसी इज द आइडेंटिटी, इसी तरह हम ऑसिलेशंस में पढ़ते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द की ऑफ एनी ऑसिलेटिंग बॉडी, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आपके पास एक एसएचएम की तीन आइडेंटिटीज बनती हैं। पहला ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, दूसरा ए ऑपोजिट टू एक्स, तीसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बीइंग कांस्टेंट। अगर किसी भी रीजन की वजह से टाइम पीरियड या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो मैं उसे ऑसिलेशंस तो कह सकता हूं, मैं उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं कह सकता। किसी भी रीजन से ए और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मैं उसे ऑसिलेशंस कह सकता हूं, मैं उसे हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं कह सकता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर रिपीटेडली करता है कि वो आपको एक ऑसिलेशन शो करेगा और वो आपको बोलेगा कि प्रूव दैट कि इट्स एन ऑसिलेटरी, इट्स एन एसएचएम। तो वहां पे हमने दो तीन बातों का जिक्र करना है कि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऑपोजिट टू एक्स एंड ओमेगा कांस्टेंट है। और फिर कुछ ग्राफ्स में जब हम पासवर्ड्स करेंगे हम ये भी देखेंगे कि हम वो हमसे इस बात का जिक्र करेगा कि एक ग्राफ दे करके दिस इज नॉट एन एसएचएम और एन एसएचएम, तो वो हम ग्राफ से अंदाजा लगाएंगे। कौन सा ग्राफ, पहले वो ग्राफ डिस्कस कर लेते और फिर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि वाइट्स ऑपोजिटली इनडायरेक्टेड। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, जो ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास देखिए ये एक इक्वेशन हो गई है। अच्छा, इस जो चैप्टर है अगेन इक्वेशंस बहुत सारी हैं एंड ग्राफ्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो की अभी से बनाना शुरू कर देना। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ लिए। एक की फैक्टर मैंने अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया था इन अ डिफरेंट क्लास। मैंने उसमें कहा था कि देखें A2 के अंदर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना सर, बड़ी सारी डेफिनेशन है सर, बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं सर, बहुत सारी इक्वेशंस है। ठीक है, तो वेरेवर ये स्टार्टर चैप्टर, शायद मैंने पहले भी कहा था कि एक साइड में एक पहला पेज उसका या दो पेज उसके एफडी छोड़ दो, थर्ड पेज से स्टार्ट करो और जो जो फॉर्मूलाज पढ़ते जा रहे हैं ना वो उसका वहां पे लिखते चले जाओ कि किस चीज का फॉर्मूला है, क्या कंडीशंस है वगैरह वगैरह। तो बाय द एंड ऑफ द सेशन, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक फॉर्मूला शीट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी, आपको वहां पे मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। चले जी, सो ये हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला और पहला ग्राफ देखने जा रहे हैं। इसमें बड़े सारे ग्राफ्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपके पास ग्राफ बन रहा है ए और एक्स का। ठीक है, हम ग्राफ बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का अगेंस्ट। एक्सिस भी आपको बड़ी यूनिक मिलेंगे इस चैप्टर में। हमें आदत है टाइम के रिस्पेक्ट से देखने की, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट बना रहे हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं किया। फिर आगे हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस से बनाएंगे। टाइम ग्राफ्स भी है हमारे पास। चले, तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने बनाया ए एक्सेलरेशन प्लॉट कर रहा हूँ ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स, क्योंकि वो एक्स हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्योंकि भाई मैं चाहूँ अपने पेंडुलम को ज़्यादा डिस्प्लेस करवा दूँ, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता था, हमने यहाँ पे मेंशन किया था, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से दिस इज द मेन पोजीशन एंड यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड पे बराबर होगी, जितना एक्स यहाँ पर है एक्स नॉट उतना ही माइनस एक्स नॉट यहाँ पर बराबर होगा आपके पास। मैं अगर इसको ज्यादा डिस्प्लेस करवा दूँ तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा ही हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा स्क्रीन थोड़ी सी ग्लिची हो गई है। ठीक है, अच्छा ए बीइंग प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का क्या मतलब है कि जिस वक्त मेरे पास एक्स की वैल्यू होगी मैक्सिमम पॉजिटिव, उस वक्त मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी मैक्सिमम बट नेगेटिव।
ठीक है। एंड मतलब मैं इस पॉइंट को मार्क करूं तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा मेरे पास, सही है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जिस वक्त मेरे पास एक्सेलरेशन होगी मैक्सिमम नेगेटिव, उस वक्त एक्सेलरेशन वुड बी मैक्सिमम पॉजिटिव, सही है। और दैट वुड बी, अगर मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ तो वो ये वाला, ठीक है। अच्छा, लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होती रही होगी वैसे वैसे आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो लीनियरली कम हो, ठीक है। तो मैंने कहा एक्सेलरेशन जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लीनियरली डिक्रीज हो रही है एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास एक्सेलरेशन भी जीरो है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। फिर जब डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन वुड अगेन बी पॉजिटिव। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। एक सिमेट्रिक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये बनने वाला है। इसका जो ग्रेडियंट है आपके पास वो नेगेटिव ग्रेडियंट ये शो कर रहा है, द ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मैंने माइनस साइन नहीं लगाया यहाँ पे, रीजन नहीं था लगाने का क्योंकि ऑलरेडी ग्रेडियंट की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो वो माइनस की आएगी, ठीक है। तो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्चुअली माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो वो माइनस साइन ग्रेडियंट का, चले कंफ्यूजन ना हो बाद में, तो मैंने यहाँ पे लगाया। तो दिस इज हाउ द ग्राफ इज बीइंग मेड। अच्छा, माइनस साइन क्यों है वो यहाँ पे समझे। देखें आपके पास एक चीज, अंडरस्टैंडिंग दी ऑसिलेशंस, तो सिंपल पेंडुलम से मैं एग्जांपल स्टार्ट करूँ। मैंने कहा हमने एक चीज पढ़ा है कि ऑसिलेशन इज कॉज्ड बाय अ रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपके पास एम ए के बराबर है, राइट। सो वट एवर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज, सिमिलर डायरेक्शन आपके पास एक्सेलरेशन की होगी। तो मैं कंक्लूड ये कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू एस एच एम के फोर्स भी प्रोपोर्शनल है एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड है डिस्प्लेसमेंट के, अकॉर्डिंग टू एस एच एम, ठीक है। क्योंकि वही रिलेशन जो फोर्स का है वही एक्सेलरेशन का होगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ अकॉर्डिंग टू एस एच एम, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं सिंपल पेंडुलम से। सबसे पहले देखें, एक पेंडुलम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक पेंडुलम जिसका जो मीन पोजीशन है वो आपके पास ये वाला एक लाइन है, ठीक है जी। एंड इट डिस्प्लेसेस लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके डिस्प्लेस होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, मतलब इसी का एक और वर्जन में बनाऊंगा, तो मैं साथ ही साथ बना दूँ ताकि वक्त मेरा बच जाए। ये मैं वो घूम के इधर भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑसिलेटरी मोशन है यहाँ पे, एज पर दी डायग्राम ये इस वक्त अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, ठीक है। एंड वो यहाँ से घूम के इधर आ रहा, ये इस वक्त इसका मोशन था, डायरेक्शन यूं है। एंड लेट्स से कि मैंने हाफ साइकिल बनाया, एंड आफ्टर दी हाफ साइकिल ये मोशन आपके पास कुछ इधर जा रहा होगा। मैंने कहा दिस मोशन इधर ऐसे रेफर कर रहा हूँ। अब मैं दोनों सिचुएशन को बना करके ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मतलब हम ड्रॉ करके एनालाइज कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि वाई द फोर्सेस ऑपोजिटली डायरेक्ट, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द बॉल। अब देखिए फोर्सेस कौन सी इन्वॉल्व है, मैं डायग्राम जो लेफ्ट वाली है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप फोर्सेस को देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्वॉल्व ऐसे होंगी। अ, एक फोर्स इसका वेट होगा जो कि लाजमी तौर पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि
इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स होगा जो कि ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। अच्छा, टेंशन हमेशा इसी सिचुएशन में रहेगा टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पर ये एकदम नॉट हुआ, ठीक है। और एक और मजेदार चीज ये है कि इसके साथ एक वेरिएशन होगी एंगल की, ठीक है। वो एंगल मैंने कहा यहाँ पे थीटा, उस एंगल को मैं कहूँ, जैसे जैसे ये अपनी डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा होगा वैसे वैसे ये थीटा एंगल बढ़ रहा होगा। जब ये वापस आएगा तो ये थीटा कम हो रहा होगा। जब ये इस साइड पे जाएगा, लाइक इधर आ रहा होगा, तो यही थीटा यहाँ बढ़ जाएगा आपके पास, द सेम वैल्यू थीटा, ठीक है, विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, सही है। एंड फिर अगेन वो वापस आ रहा होगा, ठीक है। अब जो इन्वॉल्व फोर्सेस है उनको अगर मैं देखते हुए बात करूं तो मैंने कहा लेट्स रिजॉल्व द टेंशन द वेट फोर्स ओवर हियर। मैंने कहा वेट का एक कंपोनेंट बनेगा जो कि टेंशन को अपोज कर रहा हो, ठीक है। वेट का एक कंपोनेंट होगा जो टेंशन को अपोज कर रहा है। अब मैं किस एंगल के रिस्पेक्ट से बना रहा हूँ, ये एंगल मैंने यही रखा, एंड दिस एंगल इज सिमिलर थीटा, ठीक है। और इसी तरह वेट का एक कंपोनेंट होगा जो कि अगर गौर करें तो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जहां, अगर इसको मैं लिख लूं अब, तो द वैल्यूज आर, दिस वुड बी टी cos theta and this would be t sin theta, राइट। अच्छा, t cos theta यहाँ पे क्या करें, t cos theta आपके पास t को सॉरी, अच्छा मैंने गलत लिख दिया कि w के वेट के कंपोनेंट्स हैं। मैंने कहा दिस इज w वेट एंड दिस इज वेट अगेन, एंड यहाँ पर ही मैंने इसको गलत लिख दिया है अगेन w। तो w cos थीटा क्या कर रहा है, w टेंशन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया एक बैलेंस्ड फोर्स, और बैलेंस फोर्स से हमारे पास ये ऑसिलेशंस नहीं हो रही है, तो हमें इतना पता है कि ऑसिलेशंस जो करवा रहा है वो टी cos थीटा नहीं है, ठीक है। एक बात, अच्छा, टी डब्ल्यू साइन थीटा को अगर गौर करें तो डब्ल्यू साइन थीटा इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड दिस इज एक्चुअली कॉजिंग दी रिजल्ट दी ऑसिलेटरी मोशन। तो मैंने कहा डब्ल्यू cos थीटा, डब्ल्यू cos थीटा साइन थीटा, सॉरी डब्ल्यू साइन थीटा, ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है एंड यही कॉज कर रही है आपके पास एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये जो साइन थीटा है दिस वेरीज लीनियरली, वेरीज लीनियरली विद थीटा, ठीक है। तो अब समझिएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से देखें तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा आपके पास थीटा लीनियरली बढ़ रहा होगा, थीटा लीनियरली बढ़ रहा है तो आपके पास साइन थीटा लीनियरली बढ़ रहा होगा। इस वजह से आपके पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन लीनियरली बढ़ रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों है, ऑपोजिट डायरेक्शन का रीजन अगर यहाँ देखो कि आपके पास दी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस वक्त इधर है, मतलब इन पॉजिटिव एक्सेस। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं बनाऊं तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ये जा रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा नहीं बनना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, लाइक, लेकिन सिर्फ समझाने की गर्ज से, डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास पॉजिटिव है तो फोर्स आपके पास नेगेटिव है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब यही चीज, यही ऑब्जेक्ट जब इधर ऑन दी अदर साइड वापस आ रहा होगा तो यहाँ पे फोर्सेस की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, मैं थोड़ा सा स्पीड में बनाऊंगा कि आपके पास फोर्सेस की डायरेक्शन यहाँ पे देखें, वेट एज इट इज, टेंशन फोर्स एज इट इज, ठीक है। अब आपके पास वेट के जो दो कंपोनेंट्स थे उसमें से एक कंपोनेंट बैलेंस कर रहा था टेंशन को, मैं वो नहीं बना रहा और मैं डायरेक्टली से अपने काम का एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, वो कंपोनेंट जो कि मुझे इस मोशन को परफॉर्म करवाना, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी हुई है, जहां पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर है,
the force and ultimately the acceleration is positive. Magnitude वही है, मतलब cos वही है आपके पास W sin थीटा, यहाँ पर भी W sin थीटा होगा बट डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज नेगेटिवली डायरेक्टेड। अब ओमेगा के ऊपर बात करते हैं, ऑल्दो ये वाला पार्ट एग्जाम में बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन हमें इस ओमेगा को समझना है। तो यही एक मैथमेटिक्स हम लेकर के जा रहे हैं आगे, एंड हम दो सिंपल मोशंस पढ़ेंगे, हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल देखेंगे, और फिर हम देखेंगे अगर टाइम बच पाया हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम की। तो पहले तो मुझे बताइएगा यहाँ तक की तमाम बातें क्लियर है आपको? चलिए अब देखें, फिर यहाँ पर भी मुझे डायग्राम करना चाहिए, इसको हटा देगा। कुछ करेक्शंस है, पहले मैं वो कर लूँ। मैंने कहा कि सिंपल पेंडुलम को हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सिंपल पेंडुलम में मैंने कहा कि एक चीज थोड़ी सी मैथमेटिकली मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो एक चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो मैंने कहा था पेंडुलम एट अ लेंथ एल, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एल थी, और ये एक डिस्प्लेसमेंट मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो इसकी मेन पोजीशन से हो रही है, इसको मैं एक्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हमने ऐसा क्यों बना दिया, हम स्मॉल एम्पलीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो जो मैंने बनाए थे ये एक्चुअली ये तो पाथ कवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की देखी जाएगी, ठीक है ना। या तो ये बेसिक सी बातें। अच्छा अब मैंने कहा कि लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स कॉजिंग द ओमेगा, जो मैंने हमने डिस्कस किया था, देयर इज अ फिजिकल फैक्टर्स जो कि ओमेगा को इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसको इस एक बेसिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं आज पहले। देखें, वी नो दैट, जिसपे हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, कि द एक्सेलरेशन इज द डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड दैट अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमारे इस स्पेसिफिक केस में दी अनबैलेंस फोर्स इज माइनस एम जी साइन थीटा। अब आप ये सोचेंगे कि मैं अचानक यहाँ पे माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। मैं अगर माइनस साइन की कॉम्प्लिकेशंस में फिलहाल यहाँ पे नहीं पढ़ता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मैथमेटिक्स के ऊपर, और चाहूँ तो मैं यहीं से इसको इग्नोर कर दूँ। माइनस साइन की कॉम्प्लिकेशन या माइनस साइन का तस्करा सिर्फ इस वजह से हुआ है कि दिस फोर्स हमारी जो भी डायरेक्शन होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन वो रखता होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन रखता होगा, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने जो मासेस थे वो दोनों साइड पे बराबर थे, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, एंड आई एम लेफ्ट विद जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए, राइट। अब अपने पेंडुलम को अगर मैं गौर से देखूं और पेंडुलम में मैं एक ट्रायंगल क्रिएट करूं, जिसमें मैंने कहा कि ये एक साइड है, ये एक साइड है जिसे मैं एक्स कह रहा हूँ, और ये एक साइड है जिसको मैं एल कह रहा हूँ, ठीक है। अब डेफिनेटली गिस्विच हाउस को मैंने अलग से बनाया था, लेकिन लेंथ एल आपके पास यही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और जो लेंथ है वो आपके पास इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंस मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स ओवर एल, राइट। क्योंकि हम बहुत स्मॉल एंगल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैंने ये क्लोज अप्रोक्सीमेशन ली कि ट्राइंगल रिजेंबल्स दिस, तो मैंने कहा साइन थीटा इज एक्चुअली एक्स ओवर एल। तो अब यही चीज अगर मैं अपनी इक्वेशन में डालता हूँ, मेरे पास ये चीज आएगी माइनस जी, मैंने एक्स ओवर एल साइन थीटा की जगह प्लेस कर दी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो मैंने इक्वेशन फॉर्म की, इस इक्वेशन में मैं थोड़ी बहुत चीजें मैनेज कर रहा हूँ,
रद्दो बदल कर रहा हूँ चीज़ों में, वो क्या कर रहा हूँ वो आप देखिएगा। मैंने इसको लिखा ए, थोड़ी सी रीअरेंज किया मैंने इक्वेशन, जी अपॉन एल इंटू एक्स। Now, this equation is actually now in the form of general equation of simple harmonic motion. Simple harmonic motion की अगर general equation को आप देखें, so that is a is equals to minus omega square into x. अब पहली चीज हमारी लर्निंग में ये आ रही है कि हम जब भी किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो वहां पर हमें एक इक्वेशन दी जाएगी जो कि कस्टमाइज स्पेसिफिक इक्वेशन होगी उस पर्टिकुलर ऑसिलेटिंग बॉडी की। जैसे एग्जाम का एक सवाल है, उसको रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपके, वहां पे एक ऑब्जेक्ट था, एक बैंड था, एक फ्लेक्सिबल बैंड था जिसको एक रेडिड सपोर्ट से बांध रखा हुआ था, उस पे यहाँ पे मास रखा हुआ था एंड उसको यूं करके मूव करते थे तो वो ऑसिलेट करता था। उसकी एक स्पेसिफिक इक्वेशन दी हुई थी। अब कोई सा भी एक ऑसिलेटिंग सिस्टम हो, उसकी जब आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी, that if that is an SHM, तो that equation could easily be compared with this equation, the general equation. अब according to the general equation मैं ये कह सकता हूँ by comparing, तो मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू जी अपॉन एल। दिस इज समथिंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इक्वेशन कि जी ओवर एल आर द फैक्टर्स जो कि बेसिकली की हैं किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम के टाइम, मतलब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड। तो मैं यहाँ ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा वुड बी इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ऑसिलेटिंग सिस्टम की, सिंपल पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, ये इसका जनरल इक्वेशन बना था, उस जनरल इक्वेशन से मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, राइट। अच्छा, अब एक फॉर्मूला मैंने पढ़ रखा हुआ है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा को पढ़ रखा था ना, ओमेगा इज 2 पाई/टी, तो ओमेगा को सब्जेक्ट बना लिया, राइट। अब इसी फॉर्मूला में 2 पाई और मैं स्पेसिफिक ओमेगा लिख दूं अपना। स्पेसिफिक ओमेगा क्या था मेरा इस सिंपल पेंडुलम के लिए, वो ये था। रेसिप्रोकेट करके लिखूंगा तो ये रहेगा 2 पाई L/G अंडर। नाउ ये फॉर्मूला आपका देखा हुआ, ये फॉर्मूला यू आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा था, एएस में पढ़ रखा हुआ होगा, ओ लेवल्स में अक्सर लोग बता भी देते हैं। एएस में आपने क्या कहते हैं, जब आप कर रहे थे क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम वाली प्रैक्टिकल्स, तो ये देखा था। तो यहाँ से बेसिकली जो फॉर्मूला आया है ना, उसका सोर्स आपके पास ये है। सो हमारे पास सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखनी होगी, जब कभी भी एक इक्वेशन, एक क्या कहते हैं एक हार्मोनिक मोशन हमें दे रखा होगा, उसकी एक स्पेसिफिक इक्वेशन दे रखी भी होगी, और उस स्पेसिफिक इक्वेशन को मैंने इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके उसमें से ओमेगा को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक्स देखे ऑफ आवर ऑसिलेशंस। ठीक है, अब ऑसिलेशंस में आपके पास मल्टीपल एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे एक वर्किंग, चलिए साथ ही साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए ना हमारा। सिंपल पेंडुलम के अलावा एक एग्जांपल, एक छोटी सी मैथमेटिक्स और देखते हैं, और डी टेक 5 मिनट्स। देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम में अच्छी बात यह है कि डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, चलिए ना, अगर इस सिचुएशन में देखो कि आपके पास मैंने कहा स्प्रिंग था, फिलहाल इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो दैट्स नॉट क्लोज टू द ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी सिस्टम। मैंने अब इसके ऊपर लगाया एक मास और रिलीज किए करके ऑसिलेट नहीं करवा रहा हूँ, रेस्ट पे लेकर के आ रहा हूँ। तो समझना ये है कि इस वक्त इसके अंदर एक एक्सटेंशन है एंड दैट एक्सटेंशन इज ड्यू टू द करंट फोर्स और द एक्सटेंशन इज ई राइट नाउ। वो जो एक्सटेंशन की वजह से इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आई है, दैट इज टी नॉट। ठीक है, और फिलहाल क्योंकि ये बैलेंस्ड है, फिलहाल ये रेस्ट पोजीशन पर है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो टी नॉट है
दैट इज इक्वल्स टू के ई। मैं के ई क्यों लिख रहा हूँ, मैंने के ई इसलिए लिखा क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एफ टू के एक्स वाला। तो बेसिकली जो टेंशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, के स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ई आपके पास स्टिफनेस है, सिंस इट्स एक्सटेंशन है, सिंस इट्स बैलेंस्ड, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि के ई इज एक्चुअली इक्वल टू एम जी, क्योंकि डाउनवर्ड जो आपके पास एक्ट कर रहा है दैट इज दी वेट, और ये इस वक्त बैलेंस्ड है, और ये इसका मीन पोजीशन हुआ जिसको मैं जीरो मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे। अब ये ऑसिलेट कब करेगा, जब मैं इसकी मीन पोजीशन से लेट्स से कि इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड टू अ सर्टेन वैल्यू डिस्प्लेस कर, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया यहां से, आई होप इट्स विजिबल, यहाँ, एंड ये वैल्यू आपके पास एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक्स नॉट थी, और इतना ही डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा। अब जब ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होगी दैट वुड बी अ न्यू टेंशन की वैल्यू दैट इज T1, ठीक है। तो ये जो T1 की वैल्यू है, दिस इज, अगर गौर से देखें तो मैं लिख सकता हूँ कि E प्लस एक्स। मैं E प्लस एक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो स्प्रिंग के रिस्पेक्ट से जो टोटल एक्सटेंशन हुई है, E तो पहले ही थी, मैंने फर्दर एक्स मूव किया, तो जो टोटल एक्सटेंशन है दैट इज E प्लस ई प्लस एक्स। तो इसके अंदर जो टेंशन है दैट इज के ई प्लस एक्स, इस तरह करके लिखा। अच्छा, अब यही वो अनबैलेंस फोर्स है, T1 वाज अ T नॉट वाज अ बैलेंस फोर्स, ये आपके पास एक बैलेंस फोर्स थी, और ये आपके पास एक अनबैलेंस फोर्स है जो कि ऑसिलेशंस परफॉर्म करवाएगी। तो मैं अपनी जनरल इक्वेशन इससे बनवाने की इससे बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से कि जो भी एक सिचुएशन होगी आपके पास, लेट्स से ये ऊपर की जानिब जा रहा है, तो मैंने कहा ऊपर की जानिब ये एक रिजल्टेंट फोर्स होगी T1, और मैं एक चीज इग्नोर नहीं कर सकता यहाँ पे, वेट mg इज इक्वल्स टू ma। दिस इज द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब द इक्वेशन फॉर द अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पे ऊपर T1 नीचे mg, राइट। अच्छा, अब इस T1 की जगह मैं k ई प्लस एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस एम जी और एम एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, के ई प्लस के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, राइट। अच्छा, इफ के ई वॉज इक्वल टू एम जी, तो मैं के ई को एम जी से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि जो के ई था, मतलब ये वाला टी नॉट, वो वेट के बाय मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैंने इसको इस वाली इक्वेशन में कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा के एक्स दैट इज इक्वल्स टू एम ए। अब मेरे पास x और a आ चुका भाई, यहां से मुझे पता है कि मैंने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा रीफॉर्म करना पड़ेगा। मैं रीफॉर्म किस तरह कर रहा हूँ, मैंने a को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे k ओवर m इंटू एक्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोचोगे सर माइनस साइन नहीं आ रहा, माइनस साइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने अपवर्ड इक्वेशन ली थी, यहाँ पे जो है ना फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेटवर्क डाउनवर्ड थी, तो मैं उसको माइनस एक्स लिखना था, ठीक है। एंड अगर ऑपोजिट ले रहा होता तो वो वाइस वर्सा। मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू माई दिस कंक्लूजन, मैं ये लिख सकता हूँ कि के एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल्स टू के ओवर एम अंडर रूट, इस तरह। और मैं यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ, सिमिलर टू दैट जो मैंने वहां पे लिखा था। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप्स कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाले दो स्टेप्स, इनकी बात कर रहे हैं। चले सुनिएगा, देखिए
जो पहला स्टेप है ना, दैट इज फॉर सिचुएशन ए एंड द सेकंड स्टेप इज फॉर सिचुएशन बी। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिचुएशन ए में इट इज एट रेस्ट, ऐसा स्ट्रेच नहीं कर रखा। तो सिंस रेस्ट पर है तो जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो अपवर्ड फोर्स होगी। डाउनवर्ड फोर्स है mg एंड अपवर्ड फोर्स है टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन फोर्स कौन सी है, हमें डिफॉर्मेशन में बताया था कि ये जो टेंशन फोर्स है ये एक्चुअली रीस्टोरिंग फोर्स होती है F इक्वल्स टू kx वाली। तो k वाज द स्टिफनेस ऑफ द क्या कहते हैं स्प्रिंग, एंड E जो ये एक्सटेंशन इसके अंदर आई थी जब मैंने इसको मास को इन किया था, तो ये इक्वेशन आपके पास यहाँ से आई थी। तो मैंने बोला टेंशन जो है इस वक्त रीस्टोरिंग फोर्स के ई के बराबर है, जो कि mg के से इक्वेट कर रहा है क्योंकि बैलेंस है, ठीक है। बी सिचुएशन में हमने क्या किया था कि हमने इसको इसकी रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस किया था टू अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट x नॉट। एक्चुअल लेंथ से अगर देखा जाए तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी वो ये एक्चुअल लेंथ से इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर। तो अब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो तो एक्चुअल लेंथ पे डिपेंड कर रही है ना कि कितना ज्यादा स्ट्रेच किया हमने। तो ये हो गया आपके पास k प्लस ई। तो यहाँ पे मैंने कहा स्टिफनेस तो वही थी, लेकिन क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ चुकी है T1 वाज अ ग्रेटर बाय। ये एक अनबैलेंस फोर्स है और यहीं से हमने इसको क्या किया था, ma से इक्वेट किया एंड टू फर्दर कंटिन्यू। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चले, यहाँ पे हमने सिंपल ऑसिलेशंस को समझा और सिंपल ऑसिलेशंस की जो इक्वेशन है a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको समझा था। अगली क्लास में हम जाएंगे इनके मोशन ग्राफ्स की तरफ, हम इनकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन को समझेंगे, हम इनके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशंस को समझेंगे, हम इनकी एनर्जीज को समझेंगे एंड फिर कैलकुलेशंस की तरफ आएंगे। जैसे मैंने कहा था छोटा सा टॉपिक है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।